नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मनीष कुमार यस। दोस्तों, आज ऐसे इंसान के बारे में हम बात करेंगे जिनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में और ये उनकी अज्ञानता की वजह से है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह को चाहते तो ये बचा लेते ही। लोग ये भी बोलते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी को इन्होंने पीएम नहीं बनने दिया। तो इन सबके पीछे क्या सच्चाई है, आज के वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा। दोस्तों, इनका जन्म एक पोरबंदर के छोटे से गांव में होता है, गुजरात में। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबाई से। इसके बाद ये लंदन जाते हैं, लंदन से बैरिस्टर बन के इंडिया वापस लौटते हैं। इनको कुछ काम नहीं मिलता तो ये फिर फाइनली 1893 में ये पीटर मैरिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? दादा अब्दुल्ला का एक लीगल केस था तो उन्होंने इनको बुलाया था। तो जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे क्या होता है, ये खुद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन के शिकार होते हैं। इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब इन्हें ट्रेन से बाहर फेंका जाता है तब इन्हें ये एहसास होता है कि हम इंडियंस इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर इसके बाद जब ये वहां पहुंचते हैं तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे काम करते हैं और फाइनली साउथ अफ्रीका में जब इन्हें बहुत सारा सफलता मिलता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। भारत के लोग भी समझ चुके थे गांधी नाम का कोई बंदा है जो दमदार इंसान है। जब साउथ अफ्रीका से ये इंडिया आए 1915 9 जनवरी 1915 को, तो इनका जबरदस्त स्वागत किया गया था इंडिया में। इसके बाद इंडिया में आते ही पहले तो इंडिया को घूमे चारों ओर। फिर इन्होंने अपने आश्रम को बनाया, साबरमती आश्रम, आप लोग जानते होंगे। फिर इन्होंने राजकुमार वर्मा, बिहार में एक चंपारण नाम का गांव है, तो राजकुमार वर्मा ने इन्हें इनवाइट किया, इन्हें बुलाया कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती है। फिर ये जाते हैं वहाँ पे चंपारण गांव में जाते हैं तो वहाँ भी इनको सफलता मिलती है। फिर इसके बाद अहमदाबाद में एक मिल स्ट्राइक होता है, वहाँ बोनस को लेकर वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी इनको सफलता मिलता है। और इसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह करते हैं जो गुजरात में एक गांव है और वहां भी इनको सफलता मिलता है। तो इतनी सारी सफलता मिलने के बाद लोगों का इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। आपको बता दूं, गांधी जी के पहले भी अपने देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन वो मास मूवमेंट नहीं हो पाया। हर एक तबके के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन गांधी जी की स्ट्रेटजी यही बहुत अच्छी रही कि उन्होंने हर एक वर्ग के लोगों को अपने में इंक्लूड किया। फिर इसके बाद क्या होता है, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश ने जारी किया। रॉलेट एक्ट क्या था? नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब ये एक्ट इतना खतरनाक था कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, डायरेक्ट आपको सजा मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, गांधी जी इसके अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं। इसी समय जलियांवाला बाग मसाकर हो जाता है 1919 में, और जलियांवाला बाग मसाकर जनरल ओडायर ने कि उन्हें फायरिंग कराता है। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब जलियांवाला बाग मसाकर क्यों हुआ था, तो वहाँ पे एक सिखों का एक बहुत प्रमुख, बहुत ही सेक्रेड फेस्टिवल होता है, तो वो मनाया जा रहा था। तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो वो बैसाखी फेस्टिवल था, तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उसी में ओपन फायरिंग हो गई उनके ऊपर और सारे लोग मर गए। तो इसमें जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया, लेकिन वो तो उन्हीं के सारे आदमी थे, तो कुछ इसका निष्पक्ष हल नहीं निकला। गांधी जी जैसा बहुत सारे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा हुए, अपनी उपाधि को त्याग दिया और नॉन कोऑपरेशन, असहयोग मूवमेंट यहीं पे शुरू होता है। गांधी जी ने कहा था ये मूवमेंट अगर सभी लोगों ने इस रूल को फॉलो किया तो हमें जो स्वतंत्रता है 1 से 2 साल में मिल जाएगी। लेकिन होता यह है, गांधी जी का सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो 2022 में चौरी चौरा कांड होता है। गोरखपुर में एक जगह है, रेलवे स्टेशन था, वहां पे ये कांड होता है और बहुत सारे, एक पुलिसकर्मी को कमरे में बंद करके मार दिया जाता है। और गांधी जी हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, पूरे लीडर, कांग्रेस के सभी लीडर इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, लेकिन गांधी जी जिद्दी इंसान थे, वो अपने प्रिंसिपलवादी इंसान थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सिद्धांत है सत्य और अहिंसा और मैं इससे विचलित नहीं होने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इसके बाद 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, बेलकाम सेशन। सिर्फ एक बार एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी सब अच्छा चल रहा था। अब गांधी जी कुछ देर के लिए साइलेंट मोड में थे, क्योंकि इस समय छोटे छोटे और मूवमेंट हो रहे थे, जैसे काकोरी कांड 1925 में हुआ। इसी समय आप देखे होंगे कि
साइमन कमीशन इंडिया आया था, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, उन पर लाठी चार्ज होता है, भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर इसका बदला लिया। हालांकि वो ओपी स्कॉट को मारना चाहता था, लेकिन उस गलती से सैंडर्स को मार दिया, और इस यही रीजन था कि भगत सिंह को फांसी हुआ था इसी केस के आधार पर। इसके बाद 1928 1929 में लाहौर सेशन होता है, पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, और 1930 से 26 जनवरी को ये सब जारी होने लगा। फिर इसके बाद क्या होता है, गांधी जी 1930 में डांडी मार्च शुरू करते हैं। डांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करते हैं। डांडी मार्च कब से कब तक चला था, तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक डांडी मार्च हुआ था। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं या गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। 3 सम्मेलन हुए थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट गांधी जी ने किया था, और भीमराव अंबेडकर जी तीनों सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। फिर जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसी समय भगत सिंह को फांसी होता है। गांधी जी अपने तरफ से पूरा प्रोविजन देते हैं। उन्होंने ये बोला था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए, उन्हें उनकी सजा को कम कर दी जाए, जैसे उम्र कैद की सजा कर दो, फांसी को कम कर दो। लेकिन अंग्रेज इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उन्होंने इनकी बात को नहीं माना। यही गांधी इरविन पैक्ट है। तो गांधी जी ने अपने तरफ से कोशिश किया, अपने प्रस्ताव में रखा, उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना। और गांधी जी एक रीजन और भी था, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आप जानते हैं, और भगत सिंह ने हिंसा किया था। तो कोई इंसान अपने प्रिंसिपल से कैसे हट सकता, तो ये भी आपके लिए एक सोचने का विषय हो सकता है, क्योंकि इन्होंने चौरी चौरा कांड से मूवमेंट को वापस ले लिया, पूरा देश इनके खिलाफ था। तो यहाँ तो भगत सिंह की बात थी, तो कैसे ही अपने सिद्धांतों से मुकर सकते थे। इसके बाद पूना पैक्ट, राम से मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड आता है। फिर पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। गांधी जी उस समय यरवदा जेल पूना में थे, और पूना में ही पूना पैक्ट साइन होता है। यहीं से जो बैकवर्ड एससी कैटेगरी के लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। फिर 1937 में जनरल इलेक्शन होता है, 11 प्रोविंस में इलेक्शन होता है, जिसमें से 6 में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज 6 में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी बनती है, और 2 में उनकी बहुमत की सरकार, 2 में कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। तो इस तरीके से 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस का 11 में से 8 प्रोविंस में सरकार बनता है। यही सब मुस्लिम लीग समझ गया था कि हम माइनॉरिटी है, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और अलग से मुस्लिम लीग यानी अलग से पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने 1940 का जो लाहौर सेशन था ऑफिशियली कर दिया था। यही समय था कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भारत भी वर्ल्ड वार 2 में शामिल है। क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में हमने इंग्लैंड का सपोर्ट किया था, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और यही रीजन था कि हमने वर्ल्ड वार 2 में सपोर्ट नहीं किया, और हमने गांधी जी ने इंडिविजुअल मूवमेंट शुरू कर दिया। जब इंडिविजुअल मूवमेंट शुरू किया तब भी अंग्रेज इनकी बात नहीं माने। फिर क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे, हमें खुश करना चाहते थे, तो वो हमें अगस्त ऑफर के थ्रू हमें खुश करना चाहते थे। फिर हमने सिविल डिसोबीडियंस इंडिविजुअल मूवमेंट शुरू किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने मुंबई से शुरू किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पहली बार बोला करो या मरो। करो या मरो मतलब अब कोई ऑप्शन है, या तो हम आज़ादी ले लेंगे या तो मर जाएंगे, क्योंकि हमने अंग्रेजों को देख लिया था, ये शुरू से हमें लॉलीपॉप देते हुए आ रहे थे, हमें एक के बाद एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियां दे रहे थे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। गांधी जी ने पहली बार एक बहुत ही गुस्से, बहुत ही आक्रामक रूप से बोला कि करो या मरो। जैसे ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया, तुरंत ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्या किया, मार्को पोलो ऑपरेशन शुरू किया, और कांग्रेस के सभी लीडर्स को, जो मुख्य रूप से लीडर्स थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ छोटे छोटे लीडर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जैसे सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और एक बिना लीडर का ये मूवमेंट बहुत ही सफलपूर्ण रहा है। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चला करता, वर्ल्ड वार 2 भी इस समय चल रहा था। इस समय विंस्टन चर्चिल गवर्नमेंट में था ब्रिटेन में। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता, विंस्टन चर्चिल हार जाता है। फिर जो नए पीएम बन के आते हैं, तुरंत वो इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए कैबिनेट मिशन भेज देते हैं। जैसे ही कैबिनेट मिशन आता तो ये तो श्योर हो गया था कि अब भारत आजाद होने वाला है, लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था, वो था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान को लेकर। पर दिक्कत ये था
कि गांधी जी दोनों को सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि दोनों अगर देखा तो पाकिस्तान एक हमारा हिस्सा था, दोनों एक भाई भाई हैं। तो गांधी जी की दोनों को बहुत बराबर सपोर्ट करना चाहते थे। यही रीजन था कि गांधी जी ने मुस्लिम को भी सपोर्ट किया और हिंदुओं को भी सपोर्ट किया। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। हालांकि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम जो लीग का डिमांड था अलग से पाकिस्तान का, उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फाइनली कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो माउंटबेटन प्लान आता है, और माउंटबेटन प्लान आते ही मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान का वो डिमांड मान लेता है। इस वजह से क्या होता है, एक अलग पाकिस्तान बन जाता है और एक अलग हिंदुस्तान बनता है। इसके पीछे लंबी स्टोरी है, वो कभी बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो वो कैबिनेट मिशन को दोनों मान लेते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग। फिर नेहरू जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया और मुस्लिम लीग समझ गए कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, और वो डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर देते हैं, और इस वजह से वहीं से दंगा ये सब शुरू हो जाता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच कम्युनल राइट्स होने लगते हैं। आपको बता दूं, देश को आजाद कराने में उतने लोग नहीं मारे गए जितने कि देश का पार्टीशन हुआ उस समय लोग मारे गए। कितनी दर्दनाक स्टोरी है, आप सोच के इमेजिन नहीं कर सकते हो। हम रात को सोए हैं इंडिया में और सुबह होते पता चला कि हम तो पाकिस्तान में हैं। पंजाब बट गया, इधर का बंगाल बट गया, तो कई सारे हिस्से बटे और पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो अब हम आते हैं गांधी जी पे। गांधी जी का 1948 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, इनकी हत्या हो जाती है, गोडसे इन पे गोली मार देता है। तो इस तरीके से गांधी जी को आप देख सकते हैं इनका कितना रोल था देश की आज़ादी में, बहुत ज़्यादा रोल था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग का भी सबका रोल है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का रोल नहीं है। लेकिन गांधी जी का जो एक सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, इसका बहुत ज्यादा रोल था देश की आजादी में, क्योंकि आप जानते हैं इसी सिद्धांत की वजह से साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे और क्रांतिकारी ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने देश को आजाद कराया है। एक बात और बता दूं, गांधी जी के आने के पहले बहुत सारे मूवमेंट हुए लेकिन मास मूवमेंट नहीं हो पाया, हर एक तबके के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन गांधी जी के मूवमेंट में हर एक लोग पार्टिसिपेट किए। गांधी जी के पहले भी बहुत सारे मूवमेंट हुए लेकिन वो हिंसक थे, उन्हें दबाना आसान था, बहुत आसानी से बंदूक के दम पे अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन जब अहिंसा होता है तो उसे दबाना बहुत कठिन होता है। तो ये आज की स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताएं, और जय हिंद, जय भारत।